देखिए, अगर एडिक्शन को एक मेडिकल डिसऑर्डर की नज़र से देखें तो जैसे हॉस्पिटल होते हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही एक रिहैब सेंटर इस डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। देखिए, उस एज में तो मुझे लगता है अभी भी हमारी सरकार को और जितने एनजीओज इस स्पेस में काम कर रहे हैं अभी भी बहुत करना है, क्योंकि अवेयरनेस की तरफ अभी हम कहीं ना कहीं लैकिंग है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम गीता तिवारी है। मैं एक संस्था सिमरन श्री फाउंडेशन के नाम से चलाती हूँ, जहाँ पे हम बेसिकली नशा मुक्ति सेंटर है, जहाँ पे जो भी लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स जो एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सेंटर जो है मैं 5 से 6 साल से चला रही हूँ, और अब तक हमने इस फील्ड में बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, और हमारे सहयोग से बहुत लोग आज जो है वो एक स्वस्थ और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। मैम, जैसे नॉर्मली जो हमारी फैमिली होती है, पहले तो कोई भी ऐसे नहीं होता कि सपोर्ट करे कि रिहैब सेंटर ओपन कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट कर दिया। और एक फीमेल होकर रिहैब सेंटर को ओपन करना, उसे रन करना, वो थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब प्रॉपर वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, फैमिली है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो आपका क्या मोटिव था इस सेंटर को ओपन करने के पीछे? देखिए, अगर एडिक्शन को एक मेडिकल डिसऑर्डर की नज़र से देखें तो जैसे हॉस्पिटल होते हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही एक रिहैब सेंटर इस डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। आई डोंट थिंक कम से कम मेरी फैमिली ने या मेरे जो जानकार लोग हैं, किसी ने ऐसे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा बड़ी एज की बात ना करके यंग एज की बात करें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जा रही है, बहुत ज़्यादा जी कंज्यूम की जा रही है, जी जो बेसिकली टीनेजर एज है। जैसे 12-13 साल के बच्चों को हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर वीक्स वगैरह ले रहे हैं, जी स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, जी या काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो पीयर प्रेशर में आके करते हैं, जी है ना? तो उनको मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है, उन यंगस्टर्स को कैसे? देखिए, उस एज में तो मुझे लगता है अभी भी हमारी सरकार को और जितने एनजीओज इस स्पेस में काम कर रहे हैं अभी भी बहुत करना है, क्योंकि अवेयरनेस की तरफ अभी हम कहीं ना कहीं लैकिंग है। अभी वो मतलब उतनी जो है अग्रेसिवली इस पे काम अभी हुआ नहीं है और होना चाहिए। मैं पर्सनली कुछ स्कूल्स में जाती हूँ नोएडा में, जहाँ पे टीनेजर्स हैं आपके, जो 6th ऑनवर्ड 6 to 12 के जो बच्चे हैं, उनको हम पर्सनली जो है एक प्रिवेंटिव सेशन देते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, और अभी भी हम लोग बहुत लैकिंग हैं इस फील्ड में। अभी तक हमने हमने वो अचीव नहीं किया जो हमें करना चाहिए प्रिवेंशन के फील्ड में, क्योंकि अगर उस लेवल पे अगर हम बच्चों को रोक दें और उनको एजुकेट कर पाए तरीके से कि क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं आगे जाके, और अगर बच्चे उस स्टेज पर रुक गए तो ये सिचुएशन काफ़ी हद तक संभल जाएगी। मैम, तो इन जो ऐसे एज ग्रुप है, इनको विड्रॉ सिम्टम्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होते होंगे। जो एक एज के जो एडिक्टिव पीपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इन एज वालों को ज़्यादा इन चीज़ों के विड्रॉ सिम्टम्स होते होंगे। एज का विड्रॉल से कोई लेना देना नहीं है। विड्रॉल का लेना देना है जब कोई भी, चाहे वो किसी भी एज का हो, जब वो डिपेंडेंट हो गया सब्सटेंस पे, जब वो उस चीज़ पे डिपेंड हो गया। डिपेंड से मेरा मतलब है अगर उसको एक दिन भी वो नहीं मिला तो उसको तकलीफ हो रही है, उसको बॉडी में परेशानी हो रही है, वो छटपटा रहा है, या उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, दर्द हो रही है, तो तब विड्रॉल्स को, जैसे हमारे सेंटर में, उसको अंडर अ साइकेट्रिस्ट ही मैनेज किया जाता है। तो विड्रॉल्स का एज से कोई लिंक नहीं है। ये टोटली डिपेंड्स कि जो पेशेंट है वो कितना उसका आदी हो चुका है। मैम, जैसे हम देखते हैं कि जो ये एज ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहल नहीं चलती है और बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो यंग एज वाले बेसिकली कंज्यूम करते हैं?
देखिए वीड आजकल बहुत कॉमनली हम्म। अवेलेबल है, जैसे सिगरेट मिलती है वैसे वीड मिल जाता है। और डाइल्यूटर्स बच्चे स्मेल करते हैं आजकल, ठीक है, आपका जो है ये क्या कहते हैं उसको, विक्स वेपोरा, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। केमिस्ट से आजकल स्लीपिंग पिल्स हो गए या पेन किलर्स के ओवरडोजेस हो गए, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चों के बीच में आजकल यूज़ हो रही हैं। मैम जैसे देखते हैं कि इस एज के लोग पहले नॉर्मली जो चीजें हैं वो कंज्यूम करते हैं, उसके बाद एक एज ग्रुप, इसमें भी एक ऐसी एज आ जाती है जहाँ पे लोग फिर डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ये सारी चीजें जी, कंज्यूम करते जी, हैं, जी। तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट देखिए अलग होते हैं। इंजेक्शन एक बाद की स्टेज है। जब शुरू में वो ओरली या थ्रू स्निफिंग, जब उस प्रोसेस से बॉडी में रिएक्शन होने में टाइम लगता है, तो उनको लगता है कि इंजेक्ट कर लेंगे तो वो सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में झट से पहुंच जाएगा, तो वो एक लेटर स्टेज पे होता है। हम आजकल के बच्चों का इनकी तरफ ज्यादा इन्वॉल्व होना मतलब किस रीजन से हो रहा है? अगर हम इसके पीछे के कोई रीजन देखें तो क्या रीजन है? देखिए एक तो आजकल के बच्चे हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। उनको लगता है हम पहले ट्राई कर लें, देख लें, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे करना है या नहीं करना। और कहीं ना कहीं उनकी धारणा है कि हम रुक पाएंगे, हमने एक दो बार कर लिया उसके बाद हम रुक पाएंगे, लेकिन एडिक्शन में वही बच्चा आता है जो रुक नहीं पाता। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस से चलना चाहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पैसे की अवेलेबिलिटी आजकल बच्चों को आसानी से हो गई है। एक जनरेशन ऊपर की बात करूं मैं, तो फैमिलीज एक बहुत प्लान्ड तरीके से चलती थी, बच्चे ज्यादा होते थे, तो डिस्पोजेबल इनकम बच्चे के पास इतनी होती नहीं थी। आजकल क्या है, एक या दो बच्चा होता है तो माँ बाप उसको पैम्पर करने के चक्कर में चल ये ले ले या ये ले ले, पैसा हाथ में पकड़ा देते हैं। और पीयर प्रेशर आजकल बहुत ज्यादा है बच्चों पे, यार दोस्त कर रहे हैं, स्टाइल में कर रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे, अगर वो कर रहा है तो हमें भी करना है, हमें भी देखना है। तो ये कंपैरिजन बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस चक्कर में भी बच्चे वो शुरू तो अपना स्टाइल में करते हैं, लेकिन बाद में फंस जाते हैं उसमें। मैम जैसे लेकिन काफी सारे इसमें भी ऐसा एज ग्रुप होता होगा या ऐसी चीजें होती होगी जैसे जिसने एक दो बार लिया, उसे लगा ठीक है ये मेरी सेहत मतलब हेल्थ के जी, लिए खराब हाँ, है, तो उसने फिर छोड़ दिया। हाँ जी। बट उसी के ही ग्रुप वाले उसे हाँ। जानबूझ के इन चीजों में देखो एज पर डेटा, हर 10 यूजर्स में से एक या दो एडिक्शन में घुस जाते हैं, तो जो बाकी 8-9 है वो बैलेंस करके या तो वो शुरू करेंगे, एक दो बार ट्राई करेंगे, छोड़ देंगे, या वो बैलेंस्ड वे में करेंगे कि कभी 2 महीने में एक बार ट्राई कर लिया, लेकिन उनकी प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, प्रायोरिटी उनकी चलो स्कूल जाना या पढ़ाई करना या प्रोफेशन या और चीजें होती है, तो एक या दो उसमें से जो है वो सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हो जाते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। और जो हो जाते हैं फिर उनको निकालना वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे काफी सारे ऐसे होते हैं कि इस मतलब जो नॉर्मली है कि वो अपनी फैमिली से इन चीजों को छुपाते हैं क्योंकि अब नॉर्मली बच्चा है वो घर में तो बताएगा नहीं, जी, बट जब ये चीज बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, जब कहीं पे वो मिलते हैं या जी। कहीं पे गिर जाते हैं, तब फैमिली को पता चलता तब है। तो वो दिख ही जाता है ना सामने, तब तो मतलब कोई छुपा ही पहले नहीं से भी सकते। सिम्टम्स ऐसा कुछ हो कि पहले से सिम्टम्स पता लग जाए कि बच्चा ऐसा कर हाँ, रहा है। देखिए जब बच्चा ज्यादा फैमिली से दूर रहना शुरू कर देता है कि घंटों घंटों बाहर है या अपने कमरे में बंद करके बैठा हुआ है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, नजरें छुपा रहा है, सामने नहीं आ रहा, या ज्यादा पैसे की डिमांड करता है, या उसका पढ़ाई की तरफ या नॉर्मल एपेटाइट कम हो रही है, या पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, तो ये अर्ली सिम्टम्स है जहाँ पे पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। तो मतलब जैसे नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बहुत पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सही है,
जैसे सही कितने है। हाँ, जैसे कितने लोग होते हैं वो जो वीड वगैरह लेते हैं या स्मोकिंग वगैरह, अगर उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीव करता है, हम्म, डिप्रेशन नहीं होता, इसको पीने से हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। हम्म। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता है? वो इंस्टेंट इफेक्ट होता है उस चीज का। जैसे आपने वीड लिया तो इंस्टेंटली आपको रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके दिमाग को डीजेनरेट कर रहा है, वो आपके नर्वस सिस्टम को डीजेनरेट कर रहा है। तो ऐसी स्टेज आ जाएगी जब उसके बगैर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही नहीं। अब आपको सारा टाइम हो चाहिए, तो वो एक डिसऑर्डर की स्टेज है। मैम जैसे कि अल्कोहल तो स्टेज में नहीं लिया जाता, ज़्यादातर स्मोकिंग ही ली जाती है, बट फिर उनका जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका कहना है कि हम कभी कभी लेते हैं, एक दो बार लेते हैं, एक दो बार लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर उन चीज़ों के एक दो बार लेने वालों के भी देखिए, साइड इफेक्ट होते एक हैं। एडिक्ट का मतलब वो इंसान जो जिसकी जिंदगी में अस्त व्यवस्था आ चुकी है, ठीक है, ना वो टाइम से अपना काम कर पा रहा है, ना वो किसी चीज पे फोकस कर पा रहा है, ना उसके रिश्ते सही हैं घर पे, पैसा भी हाथ से बह रहा है और वो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो जब जिंदगी में अनमैनेजेबिलिटी आ जाती है नशे की वजह से, उसका मतलब ही आप एक एडिक्ट हो। तो तब वो एक स्टेज ऐसी होती है जब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नहीं तो देखिए ना, आजकल तो अल्कोहल एक बहुत कॉमन चीज है, पार्टीज में, शादियों में बहुत लोग पी रहे हैं, सब तो एडिक्ट नहीं हो गए। हम जैसे देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से भी रहता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे पेरेंट्स के ही थ्रू इन चीज़ों में, अब आजकल सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल इन चीज़ों में भी है कि पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, जी पेरेंट्स को नहीं पता हमारा बच्चा क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या देख रहा है, जी किस चीज़ से किस पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है, या कैसा उसका फ्रेंड्स सर्कल है, तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल इनमें बहुत जी। ज़्यादा होता है। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ जो नशे की चीजें हैं, जैसे आपका गांजा हो गया, चरस हो गया, या आपकी कोकेन हो गई, शराब हो गई, सिर्फ इनका ही नशा नहीं है। मोबाइल एडिक्शन भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मोबाइल के जरिए गेमिंग एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन की वजह से भी जो है बहुत बच्चे आजकल, ये भी एक बहुत गहरी समस्या है जिसकी वजह से वो और किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। बट आजकल का मैम एक तो ये भी ये चीज़ है। इसीलिए वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स की दिक्कत की एक बहुत छोटी उम्र से ही फोन की अवेलेबिलिटी करा देते हैं। बच्चे को चुप कराना है, फोन पकड़ लो, खाना खिलाना है, फोन पकड़ लो। तो वो जब सारा टाइम फोन में ही घुसा रहेगा तो वो अलग अलग चीजें देखेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इवन आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को, जैसे नॉर्मली आजकल हस्बैंड वाइफ है, वर्किंग है, तो बच्चे को डे केयर में डाल दिया, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करे, तो वो बाहर का एक बैकग्राउंड ढूंढता है, एक जी। इन्वायरमेंट ऐसा ढूंढता है हाँ जहाँ वो कंफर्टेबली अपनी बातें कह सके हाँ और कोई उसे जज करने वाला ना हो जी, बेसिकली। जी, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स हैं तो बच्चे को जज कर देते हैं जी, या कंपेयर करने लगते हैं और बच्चों के साथ जी। कि उसकी तरह बनो, उससे ऐसा सीखो, जी तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं इन चीजों में रहती वो हैं। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम, चाहे वो कुछ घंटे ही हो दिन में, वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अब अपने ही बच्चे के एक दोस्त बन के उसकी हर चीज़ जाने कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो बहुत ज़रूरी है। एक बॉन्ड जब तक पेरेंट्स का नहीं होगा बच्चों के साथ, वो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो इन सब गलत चीज़ों में पड़ जाए। तो मैम जैसे आज के जो बेसिकली यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या सजेशन देना चाहोगे? इवन पेरेंट्स को भी आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, अगर नशे की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर इंसान जो नशा ट्राई करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्ट बन जाए, लेकिन हर एडिक्ट जो होता है, जब वो शुरू करता है उसने कल्पना की भी नहीं होती कि किसी दिन वो एडिक्ट हो जाए। कहने का मतलब 10 लोगों में से अगर 1 या 2 एडिक्ट बन जाते हैं तो वो आप भी हो सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं। तो उस चीज को हावी ना होने दें अपने ऊपर।
यही मैसेज मैं आज की यूथ को देना चाहती हूँ कि उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे, देखा देखी में ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो अपनी इमेज बनाने के लिए हम भी करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।